मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड हिंदी के 5th चैप्टर हुंडरू के जलप्रपात को। इसके सॉल्यूशन को बेसिकली हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जैसे आप देखोगे कि जो हुंडरू आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये तो बहुत खूबसूरत था ही, बहुत सुंदर था ही, लेकिन जो इसके जाने का रास्ता था वो भी बहुत खूबसूरत था और इसी बात को हमें डिटेल में बताना है। तो इसका आंसर है यहाँ पे मैंने लिखा है कि हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। यह ठीक उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में भयानक जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों की चहचहाहट मनमोहक लगता है। मतलब एक तरफ तो रास्ते में हमें लगता है कि बहुत घना जंगल है, उसमें बहुत जंगली जानवर होंगे, उनकी डरावनी आवाज़ आ रही थी। वहीं उसके दूसरी तरफ क्या था कि जो चिड़िया थी उसके चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। आप देखोगे कि बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा था, ठीक है। वो जो झरना गिर रहा था वो लग रहा था कि रुई गिर रहा है ना। इसी तरीके से चैप्टर में दिया हुआ है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते के आनंद को बढ़ा रही थी। तो यही सबको देखते हुए उन्होंने कहा है कि जितना खूबसूरत वो है उतना ही खूबसूरत उसका रास्ता भी है। यानी आप देखो, जैसे कई चीज़ ऐसी होती है कि वो चीज़ तो बहुत खूबसूरत होती है बट वहाँ जाने में बहुत कष्ट होता है। लेकिन ये हुंडरू का जलप्रपात जो है वो भी खूबसूरत है और उसके जाने का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है कि आपको मन करेगा कि अच्छा थोड़ी देर गाड़ी रुक के हम यहाँ पे देखें, उतर जाएं, यहाँ पे फ़ोटो लें और थोड़ी देर उस व्यू का आनंद लें। सेकंड क्वेश्चन है कि हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो आप देखो कि स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। नदी जब पहाड़ से गिरती है तो वो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि कहीं पे पहाड़ ऊंचा होता है, कहीं पे नीचा होता है। तो उसके ढलान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पानी गिरता है। पहाड़ी ढलान सीधी और तीव्र होने के कारण हुंडरू का जलप्रपात का निर्माण होता है। जब ऐसे मान लो पहाड़ है तो यहाँ पे जब तीव्र होगा तो यहाँ पे से नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा और ये झरना का रूप ले लेता है, जो ठीक है होता है, जो 243 फीट ऊपर से गिरता है। अब आप देखो कि जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो उसकी धारा भी तेज होती है। और दूसरी आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि वो पहाड़ को काटते हुए ऐसे लगता है जैसे शिवलिंग पे कोई दूध गिरता है, उस तरीके से वो पहाड़ों पे गिर रही थी। तो ये उसका झरना था कि वो कैसे बना। थर्ड क्वेश्चन है कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप देखोगे कि ये टोटल जगह ही बहुत खूबसूरत है। यानी एक तो उसका जाने वाला रास्ता खूबसूरत, दूसरा वो हुंडरू का जलप्रपात खूबसूरत, और तीसरा कि उसके आगे का दृश्य, यानी उस झरने के आगे भी जाते हो फिर भी वहाँ पे जगह बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि ये पूरे नेचर की हम बात करें और प्राकृतिक बहुत सुंदर होती है। तो जब प्राकृतिक की सुंदरता की बात होती है तो वो आप किसी भी एंगल से देखो तो वो खूबसूरत ही दिखेगी। हुंडरू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य, क्योंकि आगे घाटी है। घाटी क्या होता है? जब दो पहाड़ होते हैं ना, उसके बीच का जो जगह होता है उसमें नदियाँ जब बहती तो उसको घाटी कहते हैं। तो आप ये सोच कर ही इमेजिन करो, बचपन में हम लोग अगर ड्राइंग बनाते थे ना तो ये सब लोग बनाते थे ऐसे पहाड़, यहाँ पे सूरज, यहाँ पे घास और यहाँ पे एक झोपड़ी। तो ये कितना सुंदर लगता था, ये जो सीनरी होता था। और ये सच में वहाँ का सीन है, तो सोचो कि कितना सुंदर होगा। पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर में पारा हो। थर्मामीटर आपने देखा है? अगर थर्मामीटर ऐसा होता है ना जिसके यहाँ पे सिल्वर पारा होता है, जो हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो आप देखोगे कि वो पतली सी जो थर्मामीटर होती है, पतली सी जो पारा का एक लाइन होता है, उसी तरीके से पहाड़ में पतली सी नदी गिर रही होती दिखती है। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों के ढेर और उस पर झाड़ी, मतलब छोटा छोटा पत्थर। अभी मैंने ड्राइंग बताया ना, वैसे सबने बनाया होगा और उस पर छोटा छोटा पत्थर ऐसे हम लोग बनाते थे बचपन में, है ना। तो चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। मतलब आप देखो, स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पे मरने के बाद, स्वर्ग मतलब कि जहाँ जाकर ही आपको कुछ और करने का मन नहीं करे, बस आप देखते ही रह जाओ चीज़ों को, वही तो स्वर्ग है। यानी उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा हो, जैसे कोई इंसान बहुत खूबसूरत होता है, उसी तरीके से कोई जगह इतनी खूबसूरत होती है कि आपका उसके चेहरे पर से नज़र ही नहीं हटता है। मतलब सोचो, पहाड़ है, झील है,
चांदनी रात है, उसमें आप अगर झील में देख रहे हो तो चांद ऐसे से झिलमिल झिलमिल दिख रहा है, चारों साइड से एकदम हवा चल रही, कितना खूबसूरत है। वहाँ पे अगर नाव बैठ के आपको झील अगर जाना पड़े तो कितना मज़ा आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो नेचर होता है उसकी सुंदरता ऐसे ही होती है, कहीं पे झील है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे झरना है, कहीं पे नदी है, कहीं पे हरियाली है, तो कहीं पे वाइट वाइट वाले पहाड़ है जो कि कश्मीर में मिलते हैं। तो ये स्वर्ग का अनुभव कराते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। यात्रा जो होती, यात्रा वृत्तांत यानी जब हम कहीं घूमने जाएं और उस यात्रा के बारे में वर्णन करें। जैसे अगर मान लो मैं कश्मीर जाऊं तो मैं लिखूं कि मैं इस गाड़ी से कश्मीर गई, जैसे ही मैं कश्मीर में एंटर की तो मुझे ये पहाड़ दिखा, उसके पर्वत ऐसे थे, ये थे, वो थे, मतलब उसकी सुंदरता का तारीफ करना। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है, जैसा कि लेखक ने वर्णन भी किया। हाँ, जैसे हम लोग पहाड़ में जाते हैं तो पहाड़ वाली मैगी इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस होता है, वो खाने का मन करता है। अगर आप मान लो जाओगे वहाँ नेपाल तो मोमोज वहाँ पे मिलेंगे, वो अच्छे लगते हैं। वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जैसे कश्मीर जो भी लोग जाते हैं वो एक फ़ोटो शूट कराते, देखना पूरा एकदम पहन के कश्मीरी वाला ड्रेस जो होता है, पूरा सिल्वर सिल्वर ज्वेलरी, पूरा सर पे ऐसे दुपट्टा बांध के लड़की लोग पूरा ज्वेलरी में तैयार होती है। गुजरात जाते तो वहाँ का ड्रेस पहन के फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, वहाँ का ढोकला खाते गुजरात जाते हैं। तो कश्मीर जाते हैं तो वहाँ का कश्मीरी सेब हो गया, वहाँ का जो फेमस डिश है, ये देखा होगा ना आपने मूवी कश्मीर फाइल्स, उसमें दिखाया गया वहाँ का क्या क्या जो फेमस फूड है वो। उसके बाद बिहार की ही बात कर लो तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो लिट्टी चोखा हो गया। फिर से हम लोग, वैसे बिहार में तो सब कुछ ही मिलता है, चाहे वो वेस्ट इंडिया का खाना हो, साउथ इंडियन फूड हो, या फिर कहीं का भी, बिहार में सब कुछ मिलता है। बट आप अगर साउथ में जाओ तो इडली डोसा, अगर आप मुंबई महाराष्ट्र की बात करो तो वहाँ पे बड़ा पाव, ये सब हम लोग जाकर एक बार टेस्ट जरूर ही करते हैं कि भाई वहाँ का फेमस है उस लोकेलिटी का। दूसरी बात, वहाँ का पहनावा फेमस है। नेपाल का भी देखो, अभी सॉन्ग भी वायरल हो रहा है नेपाली सावन वर्षा वाला, तो वो उसमें देखो उसी तरीके का गेटअप लिया गया। मतलब जब हम जिस जगह की बात करें वैसे ही खाना पीना खाएं, वैसे ही ड्रेस पहने, वैसे ही स्थिति में रहे तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। अब मान लो कि आप चले जाओ मतलब ये कहाँ कह रहे थे, हाँ कश्मीर चले जाओ और पहन लो ऊपर से रेन कोट ये वो, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। बट कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो क्लिक करवाओ, ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप जा रहे हो साउथ इंडियन में तो वहाँ के कल्चर में बाल में फूल लगाकर फ़ोटो क्लिक करवाओ, ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ पे आप जींस टॉप पहन के मंदिर के सामने खड़ा हो तो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो मतलब कि पूरे उस चीज़ में ढल जाना, तो वो असली यात्रा वृत्तांत होती है। उसके बाद यहाँ पे है कि यहाँ एक दृश्य का वर्णन 2 प्रकार से किया गया। आप देखोगे कि 2 तरीके से जो लेखक उन्होंने ये दिया है वर्णन। पहला है कि हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है, तो कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। मतलब आप देखोगे कि वो जो पानी है ना, अगर कहीं बहुत ऊपर से गिर रहा है तो उसमें आवाज़ आएगी तो लगता है कि बाघ गरज रहा है। कहीं पे वो छोटे छोटे पहाड़ों से ऐसे उतर रही तो लग रहा है कि हिरन की तरह कूद रही है। कहीं वो ऐसे राउंड 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 हुई है तो सांप की तरह लपेटी हुई है, ऐसे लेखक ने वर्णन किया है। वहीं दूसरा है कि हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता होगा, नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है और क्यों? मतलब दोनों ही सही हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो फील कर रहे हो जैसे सांप की तरह चक्कर काट रहे हो, तो आपके मन में भी बन रहा होगा कि अच्छा किस तरीके से गोल पानी दिख रहा होगा राउंड शेप में। जब पहाड़ों से गिर रहा होगा तो कैसे कैसे गिर रहा होगा, कैसे कैसे इस पर दिख रहा होगा। जब बहुत तेज आवाज़ आ रहा होगा पानी का चारों तरफ से, तो वो कितना अलग व्यू हो रहा होगा, कैसी आवाज़ हो रही होगी, ये सब आप फील कर रहे होगे। तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों? हमें तो रीजन बताना होगा, ये तो हम लिख नहीं सकते आंसर में। तो आप देखो कि उपरोक्त 2 कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष से विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र है। मतलब उसमें सिर्फ बताया गया है कि पानी गिर रहा है, बट इसमें बता रहा है कि बाघ की तरह। मतलब देखो जब हम किसी की तरह, जैसे अगर सिंपल हम बोले कि ये लड़की बहादुर है
तो ये विशेषण हो गया बहादुर उसका। लेकिन अगर हम बोले कि ये लड़की झांसी की रानी की तरह बहादुर है, तो झांसी की रानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी, और वो क्या है, तो बहादुर है, तो वो विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि हिरन की तरह छलांग लगा रहा है पानी, तो जो छलांग लगाने वाला वो उसका विशेषण हो गया, लेकिन किसकी तरह, तो हिरन की तरह, तो हिरन इसका विशेष्य होगा। ये हिंदी ग्रामर का है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, मतलब जब वही चीज़ ना, जैसे हिरन की तरह, सांप की तरह, ये सब जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी तरह, उसकी तरह, तो ये अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं का समावेश किया गया, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरन की तरह छलांग करना, तो यहाँ पे उसको उपमा दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि दुल्हन इतनी सुंदर थी जैसे चांद हो, तो चांद मतलब कि चांद की सुंदरता का वर्णन करते हुए हम दुल्हन के बारे में बता रहे हैं, यानी चांद से हम उसका तुलना कर रहे हैं। तो किसका उपमा दे रहे हैं, तो चांद का उपमा दे रहे हैं। हम बोले ना कि अरे ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी, बिल्कुल डेयरी मिल्क की तरह, तो हम डेयरी मिल्क का यहाँ पे उपमा दे रहे हैं और उसके स्वाद को बता रहे हैं। तो इसे ही विशेष से विशेषण या फिर अलंकार कहा जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।